ये एक कंपन के साथ शुरू हुआ, अंतरिक्ष में नहीं बल्कि खुद हकीकत में। आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी बताते हैं जिसे खगोलविदों ने नाम दिया द गैलेक्टिक रिप। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और इसके पीछे छिपे हैरान कर देने वाले वैज्ञानिक विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम कहानी नहीं है। ये भौतिकी के नियमों के साथ खेलने जैसा है। स्रोतों के मुताबिक ये कोई ब्लैक होल या वर्म होल नहीं था। नहीं, ये कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दो अलग अलग आयामों का टकराव। दो आयामों का टकराव, ये सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या आप समझा सकते हैं कि यह विचार इतना क्रांतिकारी क्यों है? मतलब हमारा ब्रह्मांड इतना अकेला क्यों माना जाता है? जरूर, देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अरबों सालों से हमारा ब्रह्मांड एक बंद सिस्टम की तरह रहा है। इसे एक बुलबुले की तरह सोचिए। एक बुलबुला? हाँ, एक बुलबुला जिसके अंदर भौतिकी के अपने नियम हैं। गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, प्रकाश की गति क्या है, वगैरह। विज्ञान का मूल सिद्धांत यह है कि यह बुलबुला पूरी तरह से अलग थलग है। दो ऐसे बुलबुलों का मिलना असंभव माना जाता था क्योंकि दो अलग अलग भौतिकी के नियम एक ही जगह एक ही समय पर मौजूद नहीं हो सकते। ठीक है, तो मंच तैयार है। एक असंभव घटना होने वाली है। स्रोत बताते हैं कि इसके पहले संकेत कैसे मिले, मतलब कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी की शुरुआत बहुत ही रहस्यमयी है। पहले संकेत रेडियो टेलीस्कोप से मिले। उन्होंने मिल्की वे के पार एक पतली सी चमकती हुई दरार देखी। एक दरार? हाँ, स्रोतों में इसका वर्णन ऐसे किया गया है जैसे किसी ने ब्रह्मांड के काले कैनवास पर हीरे से खरोंच मार दी हो। शुरुआत में तो इसे किसी उपकरण का लोए या मतलब कोई एरर या कोई नई तरह की नेबुला समझा गया। लेकिन जाहिर है वो सिर्फ एक खरोंच नहीं थी। इसका असर क्या हुआ? असर दिखना शुरू हुआ और वो बहुत अजीब था। तारे जो अपनी जगह पर स्थिर होने चाहिए वो धीरे धीरे खिसकने लगे। अपनी जगह से खिसकने लगे? हाँ, हमारे जाने पहचाने नक्षत्रों मतलब कॉन्स्टेलेशंस का आकार बिगड़ने लगा। जैसे आप पानी में अपना चेहरा देख रहे हो और कोई पानी को हिला दे। और सबसे अजीब बात, आकाश के कुछ हिस्सों में प्रकाश सीधी रेखा में चलने की बजाय बगल की तरफ मुड़ रहा था। एक मिनट, प्रकाश का मुड़ना? ये तो आइंस्टाइन के सिद्धांत जैसा लग रहा है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। क्या स्रोत उसी की बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग से मिलता जुलता था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अजीब था। असल में जब इंफ्रारेड टेलीस्कोप ने उस दरार की ओर देखा तो असली तस्वीर सामने आई और वो चौंकाने वाली थी। स्रोतों ने इसे कॉस्मिक सुपरपोजिशन का नाम दिया है। ओके, कॉस्मिक सुपरपोजिशन, ये एक भारी शब्द है। क्वांटम फिजिक्स में सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि एक कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकता है। पर यहाँ इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, लेखकों ने उसी क्वांटम विचार को अरबों गुना बड़े पैमाने पर लागू किया है। उन्होंने कल्पना की कि उस एक ही जगह पर आकाशगंगाओं के दो अलग अलग समूह मौजूद थे। दो समूह एक ही जगह पर? हाँ, एक हमारा और एक किसी दूसरे आयाम का। वे एक दूसरे के ऊपर थे, जैसे एक तस्वीर के ऊपर दूसरी तस्वीर रख दी गई हो और दोनों ही असली लग रही थीं। यह हमारे विज्ञान के हिसाब से नामुमकिन है, लेकिन यही इस कहानी की नींव है। ये तो दिमाग घुमा देने वाला विचार है। मतलब दो पूरी की पूरी आकाशगंगाएं एक ही जगह पर। तो इस सुपरपोजिशन के बाद क्या हुआ? जाहिर है चीजें सामान्य तो नहीं रही होंगी। बिल्कुल नहीं। शुरुआत में इसका असर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण पर महसूस हुआ। तारे अजीब सर्पिल आकारों में मुड़ने लगे जो किसी भी गैलेक्सी के घूमने के पैटर्न से मेल नहीं खाते थे। डार्क मैटर, जो आमतौर पर अदृश्य रहता है, उसकी धाराएं आपस में ऐसे टकरा रही थीं जैसे दो अदृश्य सुनामी टकरा रही हों। और स्रोतों में एक गुरुत्वाकर्षण लहर का भी जिक्र है जो पृथ्वी से टकराई। क्या आप उस घटना के बारे में बता सकती हैं? हाँ, ये कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। जब दो आयामों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र आपस में टकराए तो उन्होंने स्पेस टाइम में कंपन पैदा किया। एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण लहर वहां से निकली और हमारे सौर मंडल से होकर गुजरी। इसका असर बहुत सूक्ष्म था लेकिन विनाशकारी। स्रोत बताते हैं कि दुनिया भर की परमाणु घड़ियां कुछ सेकंड पीछे हो गई।
कुछ सेकंड, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और जीपीएस सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गए क्योंकि वे समय की सटीक गणना पर निर्भर करते हैं। असल में समय खुद एक पल के लिए कांप गया था। वाह, मतलब ये सिर्फ दूर अंतरिक्ष में होने वाली घटना नहीं रही, इसका असर हम तक पहुंच गया। हाँ, और फिर तो इंसानों ने सीधे तौर पर उस दूसरी दुनिया को देखा होगा। हाँ, और वो पल कहानी का सबसे शानदार मोड़ है। दुनिया भर की दूरबीनों ने उस अविश्वसनीय दृश्य को देखा। दूसरे आयाम की एक आकाश गंगा धीरे धीरे हमारे ब्रह्मांड में रिस रही थी, और वो हमारी किसी भी आकाश गंगा जैसी नहीं थी। कैसी थी वो? स्रोत इसका वर्णन कैसे करते हैं? तकनीकी के हिसाब से उन्हें कप का जलाकर राख कर देता। उसके ग्रह वो लंबे और खिंचे हुए थे और उनकी सतह पर फ्रैक्टल पैटर्न बने हुए थे। फ्रैक्टल पैटर्न वाले ग्रह, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये कोई असली वैज्ञानिक अवधारणा है? फ्रैक्टल एक गणितीय पैटर्न है जो हर पैमाने पर खुद को दोहराता है, जैसे बर्फ का टुकड़ा या पेड़ की शाखाएं। ग्रहों का फ्रैक्टल होना एक काल्पनिक विचार है, जिसका मतलब है कि उनकी सतह पर पहाड़ों और घाटियों के पैटर्न हर स्तर पर एक जैसे दिखते थे, चाहे आप उन्हें दूर से देखें या करीब से। और सबसे अजीब बात, उस आकाशगंगा का केंद्रीय ब्लैक होल उल्टी दिशा में घूम रहा था। उल्टी दिशा में? हाँ, जो कि कोणीय गति मतलब एंगुलर मोमेंटम के संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है। मतलब हर चीज गलत थी हमारे नियमों के हिसाब से। तो जब दो अलग अलग नियम एक जगह पे मिले तो क्या हुआ? कौन जीता? ये असंगति या कॉस्मिक इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। ये ऐसा था जैसे आप एक ही कंप्यूटर पर एक ही समय में विंडोज और मैक ओएस चलाने की कोशिश कर रहे हो, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। जहां भी वे आयाम एक दूसरे को छूते थे, वहां दोनों की हकीकत बिखरने लगती थी। और इस बिखरने का मतलब क्या था? क्या चीजें बस गायब हो रही थी? इससे भी ज्यादा अजीब हो रहा था। स्रोत बताते हैं कि उस क्षेत्र में प्रकृति पागल हो गई थी। ऊर्जा मरते हुए सितारों में वापस बहने लगी थी। वापस? ये तो थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम का सीधा उल्लंघन है। बिल्कुल, परमाणु ठोस रहने की बजाय तरल छाया की तरह व्यवहार कर रहे थे। समय कुछ तारों के पास तेजी से और कुछ के पास धीरे धीरे चल रहा था। एक जगह पर तो अंतरिक्ष खुद को कागज की तरह मोड़ रहा था, जैसे कोई ब्रह्मांडीय ओरिगामी बना रहा हो। ये सुनना किसी बुरे सपने जैसा है। और स्रोत बताते हैं कि इस टकराव का मूल कारण क्या था। ये कोई हमला तो नहीं था। बात इसे और भी डरावना बनाती है। ये कोई युद्ध या आक्रमण नहीं था, ये बस एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना थी, एक असंगति। पदार्थ क्वांटम टुकड़ों में टूट रहा था। ग्रहों को दो हिस्सों में बंटते हुए देखा गया, जैसे ही शीशे में उनका प्रतिबिंब हो, और दोनों ही असली थे। तारे एक साथ दो बार जल रहे थे, एक हमारे नियमों के अनुसार और एक उनके। और ठीक जब लगता है कि इससे ज्यादा अजीब कुछ नहीं हो सकता, कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। दूसरे आयाम के जीव। हाँ, दूरबीनों ने उस दूसरी आकाशगंगा के अंदर हलचल का पता लगाया। वहां जीवन था, लेकिन स्रोत साफ करते हैं कि वे हमारी तरह जैविक प्राणी नहीं थे, वे ज्यामिति के जीव थे। ज्यामिति के जीव, ये सिर्फ एक काव्यात्मक शब्द है या लेखक इसका कोई वैज्ञानिक आधार देने की कोशिश करते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत यहाँ अटकलें लगा रहे हैं। वे तर्क देते हैं कि अगर भौतिकी के नियम पूरी तरह से अलग हो तो जीवन कार्बन आधारित क्यों होगा, है ना? उनका ज्यामिति के जीव कहने का मतलब है कि ये जीव शायद ऊर्जा के पैटर्न या जटिल स्पेस टाइम संरचनाओं के रूप में मौजूद थे, जिन्हें हम सिर्फ बदलते हुए ज्यामितीय आकारों के रूप में देख पाते थे। उनका रूप कैसे बताया गया है? उन्हें समझना हमारे दिमाग के लिए लगभग नामुमकिन था। वे जीवित फ्रैक्टल्स की तरह दिखते थे। उनके आकार लगातार बदलते और लहराते रहते थे। उनकी परछाइयां वो पीछे की बजाय आगे बनती थीं। आगे? हाँ, और उनकी आवाजें, अगर उन्हें आवाज कह सकते हैं, वो ध्वनि तरंगे नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण की तरंगे थीं। वे गुरुत्वाकर्षण के स्पंदनों के जरिए संवाद करते थे। ये तो अविश्वसनीय है, लेकिन कहानी में एक बहुत ही भावुक मोड़ भी आता है। ये जीव हमलावर नहीं थे, सही? बिल्कुल नहीं, और ये इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा है। स्रोत बताते हैं कि ये जीव भी इस टकराव से उतने ही पीड़ित थे जितने हम। वे भी अपनी हकीकत को बिखरते हुए देख रहे थे। जब रिप चौड़ा हुआ तो उनमें से कुछ हमारे ब्रह्मांड में आ गए, और जहां भी वे जाते हमारी वास्तविकता उनके चारों ओर पिघले हुए कांच की तरह खिंच जाती। कुछ वैज्ञानिकों ने फुसफुसाते हुए कहा, ये दूसरे आयाम से आए पहले शरणार्थी हैं। इस एक वाक्य ने पूरी तस्वीर बदल दी। वे खतरा नहीं थे, वे खुद शिकार थे। तो अब हमारे पास एक साझा अट्रॉसिटी है,
दो ब्रह्मांड और दो तरह के जीव, दोनों ही मिटने की कगार पर हैं। टकराव अपने अंतिम चरण में कैसे पहुंचता है? गणितीय मॉडल साफ तौर पर 3 में से एक नतीजा दिखा रहे थे। या तो हमारा आयाम बचेगा और दूसरा नष्ट हो जाएगा, या उनका बचेगा और हमारा नष्ट हो जाएगा, या फिर सबसे भयानक नतीजा, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। रिप अब 1000 क्वेसरों से भी ज्यादा चमक रहा था। उसके किनारों से गुरुत्वाकर्षण के तूफान निकल रहे थे जो रास्ते में आने वाले तारों और ग्रहों को चीर रहे थे। क्या हमारे ब्रह्मांड का बुनियादी ढांचा भी प्रभावित हो रहा था? मेरा मतलब डार्क मैटर से है। हाँ, यहाँ तक कि डार्क मैटर भी, जो हमारे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े रखता है, वो भी घुलने लगा था। और फिर वो अंतिम क्षण आया, दोनों आयामों का अंतिम विलय। स्रोत इसका वर्णन बहुत काव्यात्मक ढंग से करते हैं। जब ये शुरू हुआ तो तारे अनंत रेखाओं में खिंच गए, अंतरिक्ष तरल हो गया, समय एक जमे हुए पल में सिमट गया, जहां आकाश गंगाएं अतीत और भविष्य के बीच लटकी हुई थीं। एक पल के लिए दोनों ब्रह्मांडों का हर एक परमाणु एक दूसरे से जुड़ गया, एक दूसरे में उलझ गया। और फिर अंत कैसे हुआ? एक खामोश, तेज रोशनी के विस्फोट के साथ रिप अपने आप में समा गया, और वास्तविकता या जो कुछ भी उससे बचा था वापस अपनी जगह पर आ गया। टकराव खत्म हो गया, लेकिन स्रोत बताते हैं कि यह कहानी का अंत नहीं था। जब खगोलविदों ने अपनी दूरबीनों से दोबारा देखा तो क्या पाया? उन्होंने पाया कि आकाश बदल चुका था। ये हमारा मूल ब्रह्मांड नहीं था। नक्षत्र अलग थे, तारों की जगहें बदल गई थीं, ब्रह्मांड की दूरियां गलत थीं, आकाशगंगाओं की संख्या बढ़ गई थी, जैसे किसी ने रात के आकाश में और तारे बिखेर दिए हों। तो ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक बदलाव नहीं था, क्या बुनियादी तौर पर कुछ बदल गया था? हाँ, और ये सबसे गहरा परिणाम है। सिर्फ आकाश ही नहीं, भौतिकी के नियम भी बहुत सूक्ष्म रूप से बदल गए थे। प्रकाश अब पहले से थोड़ा तेज चलता था और गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कमजोर था। हम बच तो गए थे, लेकिन एक ऐसी हकीकत में जो पूरी तरह से हमारी नहीं थी। ये दो ब्रह्मांडों का एक मिश्रण था, एक संकर वास्तविकता। और क्या उस टकराव का कोई निशान बाकी है? स्रोत बताते हैं कि हाँ, आज भी अगर आप टेलीस्कोप से आकाश के एक शांत हिस्से में देखें तो एक धुंधली सी चमक बाकी है, एक निशान जहाँ कभी दो आयाम टकराए थे। ये एक याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, स्थिर नहीं है और सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है। ये कहानी जिस तरह से समाप्त होती है वो बहुत सारे सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। स्रोत इस विचार के साथ समाप्त होते हैं कि कहीं और गैलेक्टिक क्षितिज के पार दूसरे आयाम गति कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और एक दिन रिप वापस आ सकता है। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, जो इस कहानी का असली सार है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है, अगर हमारी वर्तमान वास्तविकता वास्तव में दो टकराए हुए आयामों का मिश्रण है, तो क्या हमारी नई भौतिकी या शायद हमारी चेतना के कुछ हिस्से उस दूसरे खोए हुए आयाम की गूंज है? क्या हम अनजाने में एक ऐसे ब्रह्मांड के अवशेषों के साथ जी रहे हैं जो अब मौजूद नहीं है? ये एक ऐसा विचार है जो विज्ञान और दर्शन की रेखाओं को धुंधला कर देता है।